हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 5। देखते हैं दूसरा पढ़ने जा रहे हैं नेहरू रिपोर्ट। आज क्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? नेहरू रिपोर्ट के बारे में। क्या है नेहरू रिपोर्ट, जो समझते हैं। कह रहा नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड वीरकनहैंड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान के निर्माण की चुनौतियां दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। क्या हो? सभी दलों और गुटों के क्या हो? मान्य हो। कह रहा साइमन कमीशन। कौन कमीशन? साइमन कमीशन। कौन कार? बहिष्कार के समय तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड वीरकनहैंड, क्या नाम है? लॉर्ड वीरकनहैंड ने भारतीयों को एक ऐसा संविधान निर्माण की चुनौतियां दिया। इन्होंने कहा किसको? भारतीय लॉर्ड वीरकनहैंड जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीय लोगों को कहा कि चुनौतियां दिया कि तुम लोग ऐसा क्या कि ऐसा सभी दलों एक गुट को माने हो। कहा कि जितने भी दल हैं भारत में, सब दल जाकर अगर एक होकर कहेगा कि हाँ हम मानते हैं, स्वतंत्रता की मांग करते हैं, तो मैं ये राजनीति नया कानून बनाने के बारे में, संविधान बनाने के बारे में सोचूंगा। तो ये तो बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि भारत में उस समय बहुत सारे गुट थे, बहुत सारे दल थे, और सभी दलों को संभव नहीं है कि क्या कर पाना। सभी गुटों को या कह सकते हैं सभी दलों को संभव नहीं है कि वह कुछ कर पाए। कह भारत सचिव की चुनौतियों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाया गया। कौन गया? अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने, कौन समिति? इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की। कॉन्मिनियन से ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि इस स्टेट को क्या चाहिए? दर्जा दे दो, डोमिनियन स्टेट की दर्जा दे दिया जाए। जिसे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत रहा, और जिसमें कांग्रेस का जो एक वर्ग था इस सहमति नहीं रहा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या कहा था कि अगर सभी दल एक सहमति हो तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर नहीं सभी दल एक सहमत हो तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृति नहीं हो पाया, यही कारण था कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृत नहीं किया गया, इसका मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। महत्वपूर्ण को क्या दिया? जन्म दिया। सांप्रदायिक की भावना, कौची भावना? सांप्रदायिकता की भावना को जो अंदर ही थी, कहाँ थी? अंदर ही थी। अब सांप्रदायिकता की भावना क्या थी? अंदर ही थी। वो काची? वो उसके सामने आ गया। कौन गया? उसके सामने आ गया। मुस्लिम लीग और हिंदू, कौन लीग? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग किया। जहाँ के हिंदू लोग थे, मुस्लिम लीग थे, इन्होंने सभी दोनों गुटों ने मिलकर इसे चाहा कि इसे फैलाकर और बड़े स्वरूप में हम इसे दे दें, जिससे कि लोगों को व्यापक यानी दल के बारे में, गुटों के बारे में, राजनीतिक दल के राजनीतिक गुटों के बारे में क्या पता चल सके। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि मैं इससे निपटना चाहता हूँ, मैं इसे करना चाहता है। इसलिए कौन आंदोलन करने के लिए क्या किया जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम करने का क्या किया? चेतना की। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। कौन व्यापी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। कौन मंदी? आर्थिक मंदी। कौन व्यापी? विश्वव्यापी। 1929 से लेकर 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। जो आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से 1930 तक रहा, एक साल तक। अब कहेगा सर हमको तो समझ में नहीं आई कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था क्या? मंदी का मतलब ना तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं कोई काम होगा, नहीं तो रोजगार का नया सृजन होगा, नहीं आपको महंगाई बढ़ते जाएगी, और ना आप रोजगार होगा जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप पैसा नहीं कमा सकते तो वस्तु नहीं खरीद
सकता है, वस्तु की दिनों दिन क्या होते चला जाएगा, महंगा होते चला जाएगा। इसी को कहते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रह पाएगा, रोजगार नहीं रह पाएगा, तो वह कमा कर खाएगा कहाँ से? इसी को कहते हैं मंदी कहते हैं। मूल्यों एवं बेहताशा वृद्धि हुई, भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के धन का निष्कासन बंद नहीं किया। यहाँ पर आने के लिए निर्यात तो कम हो गया, बिजनेस कम करने पड़ा, ठप हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया, ठप होने के कारण बोल सर हम नहीं समझ रहे बिजनेस कैसे ठप हो गया, चाहे आर्थिक व्यापक मंदी कैसे आ गया, थोड़ा हमको इसको क्या कीजिए, एक्सप्लेन करके समझाइए। हम कि लीजिए आपको हम एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर, पढ़ते रहें, यू आगे बढ़ते रहें। देखिए मान लेते, देखिए आर्थिक मंदी कैसा आता है। एक छोटा सा दुकान है, क्या है, एक छोटा सा दुकान है। इसमें हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए और बढ़िया से। आपको दिखाई दे रहा है ये टुलपी है और ये क्या है, टुलपा है। ये टुलपी है, थोड़ा सा बढ़िया से लीजिए, चोटी बना देते हैं। टुलपी है क्या, टुलपा। अब टुलपा क्या था, आराम से इसको रोजगार मिल रहा था, बढ़िया से काम कर रहा था, महंगाई नहीं था, सस्ताई था, आराम से इसका जनजीवन चल रहा था। अब हुआ क्या, आर्थिक मंदी आ गया। आर्थिक मंदी आ गया तो देखिए क्या हो गया, अब इसके पास रोजगार का सीजन खत्म हो गया। यानी कि रोजगार का सीजन कैसे खत्म हुआ, जो हम मान लीजिए कि दोनों एक कंपनी में काम करते थे, सी नाम का कंपनी था, ये दो कंपनी में काम करते थे। कंपनी ये कंपनी वस्तु बनाने का काम करता था, कपड़ा बनाने का। ये कपड़ा बन के ही जाता था ये दुकान में, कहाँ जाता था ये दुकान में, और दुकान में ही जाता था। दुकान में वस्तु को क्या लोग पब्लिक ला के खरीदते थे। अब क्या हुआ, मंदी आने से, महंगाई होने के कारण पब्लिक के पास उतना पैसा ना रहा, जो वस्तु खरीदना नहीं चाह रहा था, जिससे वो उसके पास इतना पैसा था जिससे वे लोग सोच रहे थे कि हमारा जीवन व्यवस्था क्या हुआ, इतना आसानी से चल पाए, जीवन व्यवस्था हमारा चलते रहे, जिससे हमारा खान पीन में कोई दिक्कत ना हो, वस्तु खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वस्तु खरीदने के लिए धीरे धीरे बंद कर दिया। अब वस्तु खरीदने का बंद कर दिया तो क्या इसका दुकान का माल बिक रहा है, वस्तु बिक रहा है? नहीं। तो क्या दुकान कंपनी से क्या दूसरा माल मंगवाएगा? नहीं मंगवाएगा। अब कंपनी से माल का ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या कंपनी में लेबर मजदूर को काम करने के लिए दिया जाएगा? इसका सैलरी कहाँ दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा। अब इसको सैलरी नहीं दिया जाएगा, इसको काम से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। और जब इसको काम से निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएंगे। और जब ये बेरोजगार होंगे तो क्या ये भी वस्तु दुकान से जाके माने किराना स्टोर से खाना का भोजन खरीद सकते हैं? भोजन खाने के लिए भी, भोजन के भी कोई वस्तु खरीद नहीं सकते। जब ये भोजन के लिए भी कोई वस्तु नहीं खरीद सकते हैं तो इनके पास भी क्या हो गया, बेरोजगारी आ गया। इसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि कमा के खा सकें। अब क्या चीज़ किसकी तलाश करेंगे? रोजगार। कौन गार? रोजगार की तलाश करेंगे। क्या रोजगार इसको मिलेगा? क्योंकि कौन मंदी चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रहा है। लोग ऐसे चीज़ वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे जिसको उपयोगी नहीं है, लोग ऐसे वस्तुओं को खरीदेंगे जिससे सिर्फ उनका जनजीवन चल सके। तो यही क्या अगला, आप देखो कंपनी दुकान भी धीरे धीरे बंद, दुकान के मालिक को भी क्या हो गया, अभी दुकान जो खोला उसका बिक्री नहीं हो रहा था, क्या मुनाफा होगा? नहीं होगा। तो इसके भी पैसा की समस्या आएगा। ये कंपनी के मालिक भी किसका समस्या आ गया, समस्या आ गया। इसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे उस सभी लोगों को क्या आ गया, समस्या आ गया, और सभी लोग बेरोजगार होंगे। और सभी लोग जिस दुकान से सामान खरीदते हैं वो दुकान का भी बिक्री क्या हो गया, कम हो गया। और जिस दुकान से बिक्री कम होता है उनका भी कहीं ना कहीं होता होगा, लोग पढ़ने जाते हैं उनके बाल बच्चा, वो भी जाने के लिए बंद हो गए। अब ये देखा जाता है ये पूरा एक चैन जैसा बन गया, ये पूरे देश में इस तरीका से लागू हो गया। ये कौची कहलाएगा? ये विश्व व्यापक मंदी कहलाएगा, जिसमें लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे, यानी कि खाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो एक ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे लिए कष्ट कीजिए, अंगूठा को थोड़ा सा परेशानी कीजिए और परेशानी करके लाइक बटन पर दबा दीजिए और बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यू आगे बढ़ते रहें। निष्कंद बंद कर दिया, अनेक काफ़ी बंद हो गए हैं और अनेक पूंजीपतियों की हालत ख़राब हो गई। अभी बताएं जितने भी कंपनी के मालिक जो पूंजीपति उनको भी हालत क्या हो गया, कंपनी ठप पड़ गया था, उनका भी हालत ख़राब हो गया। किसान वर्ग के तो पहले से ही गरीबी में की मार झेल रहे थे। और किसान क्या थे, किसान के पास तो पहले से गरीबी की मार झेल रहा था। अब तो और जैसी आर्थिक मंदी आया तो और क्या होगा, गरीबी की मार झेलने लगा। पूरी देश का वातावरण सरकार के खिलाफ हो गया, पूरा देश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ने लगा। यही कारण हुआ कि अब लगा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को लगा कि अब तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का एक अच्छा साधन आ गया है, क्योंकि अब लोग बढ़ चढ़ के इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। अगला कह रहा है, अब हम लोग देखते हैं कौनवादी समाजवादी का प्रभाव। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या है।
इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवाद विचार तेज़ी से फैल रहे थे और उसी वक्त जब आर्थिक मंदी आ रहा था तो मार्क्स के जो विचार थे और समाजवाद के जो विचार थे उनका जो विचार था जो बहुत तेज़ी से फैलते हुए बढ़ते हुए जा रहा था। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें मार्क्स, हम लोग पढ़ाए थे, आप अगर देख रहे होंगे वीडियो तो बताइए मार्क्सवाद का कौन कौन सा विचार है, कब लाए थे मार्क्सवाद के, या मार्क्स जो समाजवादी का सिद्धांत दिए थे उसे कौची कहा जाता है, आर्थिक का क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं आप। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जाने लगा। अब जो कांग्रेस के अंदर संगठन जो बना था उसके अंदर भी दबाव का सामना करना पड़ेगा, वो भी दबाव के अंतर्गत आने लगे। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुई। यही कारण हुआ कि इसकी दबाव की अभिव्यक्ति जो था, जो कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय हुआ। वामपंथ मतलब क्या हुआ सर, उनके अंदर में भी अंदर से ऐसा आने लगा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे इस तरीका के भावना उसके अंदर में जाने लगा। इस नई प्रवृत्ति ने नेता जवाहरलाल नेहरू, इस नई प्रवृत्ति के नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। ये जो नए प्रवृत्ति के थे, समाजवाद के जो आगे बढ़ा रहे थे कांग्रेस के जो उस समय नेता थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसे वामपंथी जो विचार सबके मन में आ गया था, इसको सुधार करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता थी, एक नए आंदोलन की आवश्यकता थी। आपको दिखाई दे रहा होगा कैसी सी डिबिया, पीली वाली डिबिया। तो देखते हैं पीली वाली डिबिया क्या कहता है हमसे। स्वतंत्रता घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे। हम भारतीय प्रजातंत्र की प्रजाजन की अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। करा कि हमारे भारतीय प्रजाज के अंतर्गत जो भी हम लोग मानते थे कि हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो हमारा अधिकार मिल जाए, किसके रूप में, स्वतंत्रता के रूप में मिल जाए, कि हम स्वतंत्र होकर रहें। मेरा क्या अधिकार है, जब हम पैदा हुए थे तो स्वतंत्र पैदा हुए थे, उसी प्रकार से हमारा क्या चाहिए, अधिकार दिया जाए, हमको अधिकार दिया जाए कि हम क्या रहें, स्वतंत्र रहें। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है, क्या कहती है, कोई भी सरकार हो क्या चीज़ को छीन लेती है, अधिकार को छीन लेती है और प्रजा को सताती है, तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। अगर यही हम इसी को मानते हैं कि अगर कोई भी दल को क्या कहता है, प्रजा को सताती है, यदि कि प्रजा को पर कष्ट ढाती है, तो उस प्रजा को भी अधिकार होना चाहिए सरकार को दंड देने के लिए। ये हमारा स्वतंत्रता की मांग थी। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारत वासियों का अपहरण ही नहीं किया था, बल्कि उसका आधार भी गरीबी के रक्त शोषण पर था। आज कहा कि जो भारत के जो अधिकार जो था, ब्रिटिश सरकार जो भारत के लोगों पर शासन कर रहा था, यहाँ पर अधिकार ही नहीं किया था, उनका अधिकार जो भी था गरीबी के रक्त शोषण था, उसका खून तक, यहाँ तक कि ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ इनको खून के शोषण भी किया जा रहा था। एक मिनट स्केच कीजिए, शोषण मान रहा था, और उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया था। और हर एक तरीका से अंग्रेज जो लोग थे ने हर एक तरीका से आर्थिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का क्या हो गया था, नाश कर दिया गया था। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए। यही स्वतंत्र, यही लोग चाहते थे कि हमारा क्या काम का है कि अंग्रेजों से क्या कर लेनी चाहिए, विच्छेद कर लेने, संबंध विच्छेद मतलब कुछ जो उनका अंग्रेज से जो संबंध है, सब संबंध को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है, वैसा शासन, अंग्रेज का जो शासन है, जो हमारे देश का सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, या कहते हैं राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरा इसका हनन कर दिया है, खंडित कर दिया है, खत्म कर दिया है, वैसा सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाश कर देना चाहिए। उस सरकार को भी, उसे सरकार को, आने वाले सत्ता को भी क्या करना चाहिए, सर्वनाश कर देना चाहिए। इनके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भावना दोनों को प्रति अपराध है। अगर इनके बारे में, अगर इनके साथ अगर रहा जाए तो मेरे भावनाओं को ठोस तो पहुंचेगा, जब पहुंचेगा ही है, और हमारी अपराध और हमारी मनुष्यता का भावना को भी ठोस पहुंचेगा। ये हमारे लिए क्या होगा, अपमानजनक होगा, अपराध होगा। किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वार स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और यह जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र में बोल रहे थे
कि हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो हिंसा का जो है, जो हम लोग हिंसा अपना कर भी हमें स्वतंत्रता मिल पाएगा नहीं, हम चाह के भी हिंसा अपना कर स्वतंत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय कुछ लोगों के पास ऐसा लग रहा था कि हम हिंसक हो जाएं। बोल सर ये हिंसक क्या होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हिंसक मतलब लड़ के झगड़ के अपना हक मांगना है, क्या कहलाता है हिंसक। ये कह रहे थे कि हम हिंसक के द्वारा भी अपना स्वतंत्र को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार के यथा सभ्यता स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तक के साज सजाएंगे। इन्होंने कहा कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं कैसे किया गया, हम लोग अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा करबंदी, इसका आंदोलन का एक ही रूप था, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो था, इसका एक ही रूप था करबंदी, यानी कि जो भी टैक्स देते हैं, जिस रूप में हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, सारा टैक्स क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इस सविनय मेन था, इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन मुख्य कारण यही था कि सभी करों से क्या हो जाए, हम लोग मुक्त हो जाएं। पांचवा क्रांतिकारी आंदोलन का अनुभव, उसका अनुभव क्रांतिकारी आंदोलन का अनुभव करा। इसका आंदोलन क्या है जो समझेंगे पहले। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। किसकी स्थिति, भारत की स्थिति कौन फोटक, विस्फोटक थी। करा कि मेरठ षड्यंत्र केस और लौहार षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया। लेकिन एक ऐसा केस आया, मेरठ में एक षड्यंत्र रचा गया, उस केस में और देखा जाए तो लौहार के एक षड्यंत्र में देखते हुए ये तो स्वतंत्रता की घोषणा में बोला कि शांति से काम लिया जाएगा, लेकिन इस षड्यंत्र आया, षड्यंत्र के बाद यहाँ के लोग उग्र हो गए। उग्र मतलब कुछ अहिंसावादी हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, मारने पीटने के लिए उतावला हो गए। बंगाल में भी, कौन गाल, बंगाल में भी क्या हुआ जो हम लोग समझते हैं। करा बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। कौची हुई, एक बार फिर उभरी। कौन सी गतिविधियां, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की गतिविधियां। अप्रैल 1930 में, कब की बात है, अप्रैल 1930 में चटगांव में, कौन गांव, चटगांव में सरकारी शस्त्रागार, कौन गार, सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध, कौन बद्ध, योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा। कौची मारा, छापा मारा। कौन संगठन ने छापा मारा, सरकारी संगठन ने। और किस पर, क्रांतिकारियों पर। कब, अप्रैल 1930 में। कौन गांव पर, चटगांव पर सरकारी शस्त्रागार के क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसके नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे। इसका नेतृत्व कौन सी करते, सूर्यसेन कर रहे थे। जहाँ शस्त्रकार मतलब कुछ था, जहाँ सभी गोली बंदूक बारूद जितने भी शस्त्र होते हैं लड़ने के लिए युद्ध में सारा रखा जाता, उस स्थान को क्या कहा जाता है, शस्त्रागार। यहाँ क्या योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि प्लान, योजनाबद्ध तरीका मतलब प्लान, नियम, प्लान उलान बनाकर क्या मारा गया है, छापा मारा गया, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछेगा, चटगांव में जो शस्त्रकारियों पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध छापा मारा, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, तो सूर्यसेन। कौन सेन, सूर्यसेन। कब मारा गया था शस्त्रागार पर छापा, अप्रैल 1930 में। कौन सा 30 में, अप्रैल 1930 में मारा गया था। इसका उपनाम मास्टर दा था। सूर्यसेन का उपनाम क्या था, मास्टर दा। कौन दा, क्वेश्चन पूछेगा, सूर्यसेन का उपनाम क्या चीज था, तो मास्टर दा। या तो आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है, मास्टर दा का उपनाम क्या है। तो मास्टर दास और किस नाम से जाने जाते हैं, तो सूर्यसेन के नाम से जाने जाते हैं। अगला समझते हैं, पूर्व स्वराज की मांग। छठा पॉइंट में कौन सा स्वराज की मांग किया गया जी, पूर्व स्वराज की मांग किया गया। कह रहा पूर्व स्वराज क्या है जो समझते हैं हम लोग। दिसंबर 1929 की बात है। कब की बात है, दिसंबर 1929 की बात है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। किसका वार्षिक अधिवेशन था, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन था। लौहार में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। तो कुछ कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, लौहार में हुआ। किसकी अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर 1929 को ईस्वी को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर, कौन नदी, रावी नदी। कब की बात है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर
तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। एकदम ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले तिरंगा झंडा भारत में कौन से स्वराज की मांग में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग में। कब झंडा फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। कौन से किसके द्वारा फहराया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। कौन सा स्थान पर? तो रावी नदी के तट पर फहराया गया था। तो देख रहे हैं इससे ही पूरे 2 लाइन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो सर हाँ क्वेश्चन बन रहा थी, कौन देने योग्य बात हो गया? तो बोल सर ध्यान देने योग्य बात। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले रावी नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था, कौन किस अधिवेशन में? तो लौहार अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन में? क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा लौहार अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लौहार अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन पूछेगा लौहार अधिवेशन में लौहार अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता द्वारा कराया गया था, ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में। बहुत सारे इससे क्वेश्चन मार रहे हैं। तो छठा पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिए, उतार लीजिए, जे करना है जो कर लीजिए, छाप लीजिए, जैसे करना है याद रखें, लेकिन याद रखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। तथा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा। किसी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा कि अब स्वतंत्र हमको चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब जनवरी? 26 जनवरी 1930 को घोषणा किया गया कि अब हम लोग को जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसलिए कहा जाएगा 26 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता? स्वतंत्रता दिवस मनाना घोषणा किया गया। कब? 1930 में। कौन अधिवेशन में? लौहार अधिवेशन में। किसके द्वारा? अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कब हो गया? दिसंबर 1929 में हुआ था। कौन स्वराज की मांग में? पूर्ण स्वराज की मांग में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, लिख लीजिए। इस प्रकार पूरे देश के में उत्साह की एक नई लहर जागृत होगी। यही अगर हुआ तो कह सकते हैं कि भारत में उत्साह की लहर कब जागी? तो लौहार अधिवेशन में पूरे भारत के निवासियों को एक क्या चीज़ का लहर, नई लहर जागी। करा 7वां पॉइंट में करा गांधी का समझौतावादी रुख। क्या था समझौतावादी रुख? क्या था गांधी जी को, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, कौन रहा है? कह रहा है आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने क्या चीज आरंभ करने से पहले? आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय, कौन सराय? वायसराय इरविन के समझ अपनाई। वायसराय जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा जो इनका समझ था, इनके समझ को इन्होंने अपनाया। क्या अपनाया, कैसे अपनाया, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अपना स्थिति को अपनाई। सूत्रीय मांग की रखा। इसने क्या किया? 11 सूत्रीय, कौन सूत्रीय? 11 सूत्रीय मांग को रखा और सरकार द्वारा, सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। कहा कि हम 11 को नियम है, 11 सूत्र मतलब 11 चीज़ का हम मांग करते हैं, अगर वो मांग को हमको पूरा कर दिया जाता है तो हम क्या कर देंगे, जो ये आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन को स्थगित कर देंगे। ये क्या था? गांधी जी के समझौतावादी रुख था कि अगर समझौता कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा मांग भी पूरा हो जाएगा। अब मांग के साथ साथ क्या चीज़ हो जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे बारे में सोचेंगे, आगे के काम भी कर सकते हैं। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, गांधी से मिलने भी इनकार कर दिया। अब क्या हुआ? अब इरविन ने क्या किया? गांधी जी के मानना तो अलग बात है कि इस बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, गांधी जी से मिलने से भी क्या कर दिया? ये इनकार कर दिया कि हम आपसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। इस बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था। यही कारण इसी समय क्या हो रहा था, सरकार का जो चक्र था पूरा दमनकारी चल रहा था। वो सरकार चाह रहा था कि सभी को जो स्वतंत्रता चल रहा है इसको किसी न किसी तरीक़े से पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास कर रहे थे। अंततः बाध्य होकर गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। अब ये इरविन क्या किया? समझौता हुआ, इस समझौता पर प्रस्ताव तो ये रखे पारित किए हैं। कौन पारित किए? गांधी जी। क्या इरविन माना? नहीं माना। अब नहीं माना तो क्या चाहिए, उन्हें मानने तो दूर गया, मिलना भी इरविन नहीं समझे कि गांधी जी से। अब गांधी जी क्या कर दिया, दांडी मार्च आराम करने के लिए निश्चय कर लिए। अब क्या होगा, अब इरविन को समझ में आएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, चाहे इरविन कितनों माना करे फिर भी गांधी जी के काम होए।
यानी कि देखिए क्या होता है, इरविन तो क्या कर दिया, माना कर दिया, लेकिन दांडी मार्च जब यात्रा चला, दांडी यात्रा हुआ, स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो इनमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। और जब बहुत सारे भाग लिया तो सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी को मानना नहीं पड़ा, जाकर वहाँ पर मिलना पड़ा, जो हम लोग क्या करेंगे आगे कल क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यू आगे बढ़ते रहें। अगर मैं अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक मैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, तो आपको अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें।